हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीटीबीसी का क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको हल करने का कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। यानी आपको इस मैथ में आपको बतलाना है कि सरल आकृति और बंद आकृति क्या होता है और फिर उनके गुणों के आधार पर एक फिगर ड्रॉ करके भी समझाना है कि सरल और बंद आकृति क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सरल आकृति क्या होता है। तो दोस्तों, सरल आकृति वैसे आकृति को कहेंगे जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो सरल आकृति क्या होता है? वैसी आकृति जो स्वयं को यानी खुद को कहीं भी नहीं काटती हो, उसे सरल आकृति कहते हैं। जैसे में एग्जांपल में आपको हो गया एक लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो देख लीजिए एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहा, तो ये क्या होगा? सरल आकृति होगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए ये एक कर्व लाइन है, ये भी एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहा है, तो ये भी एक, तो इसी प्रकार एक ऐसा आप एक आकृति देख सकते हैं, ये भी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा। यानी कि वैसा आकृति जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटता हो उसे हम लोग बोलते हैं सरल आकृति। सरल आकृति करने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि एकदम सीधा लाइन ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसे भी दिया हुआ है तो ये भी एक सरल आकृति होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बंद आकृति क्या होता है। तो बंद आकृति भी एक प्रकार का सरल आकृति होता है जो क्या होता है? बंद होता है चारों तरफ से। जैसे मान लीजिए अगर हम इस ट्रायंगल को अगर ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका बंद आकृति हो गया। उसी प्रकार एक सर्कल बना, इसको भी ज्वाइंट कर दिया, यानी जहाँ से वो शुरू हुआ है अगर वहीं से वो ख़त्म होता है तो वो बंद आकृति होता है। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट से, यानी इसका जो शुरुआती पॉइंट है और इसका जो अंतिम पॉइंट है यानी अंत बिंदु है, दोनों अगर सेम हो तो उससे जो बनने वाली आकृति है उसे हम लोग बंद आकृति बोलते हैं। यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाए तो वो बंद आकृति कहलाएगा। लेकिन अगर यही ऐसा होता कि ये यहाँ से शुरू हुआ लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, कहीं और ख़त्म हो रहा, दोनों का जो पॉइंट है इस आकृति का, जो दोनों इनिशियल और जो एंड पॉइंट है दोनों अगर अलग अलग है, यानी कि शुरुआती और अंत बिंदु अलग अलग है, तो ये बंद आकृति नहीं कहलाएगा, तो फिर ये सरल आकृति हो जाएगा। और अगर ये एक दूसरे को काटते हुए आगे निकल जाता है इस प्रकार से, तो ये सरल आकृति भी नहीं होगा और ना ही बंद आकृति कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए अगर इस प्रकार का कोई फिगर है जो काट रहा है, ये भी एक क्या होगा? ये भी सरल आकृति नहीं होगा। इसी प्रकार इस तरीके से दिया हुआ, ये भी काट रहा है, नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है कहीं भी नहीं काट रहा, तो ये सरल आकृति हो सकता है। तो आई होप आपको ये सरल और बंद आकृति का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। यानी यहाँ पे आपको 4 फिगर दिया गया और इसमें से बतलाना है कि कौन सी सरल आकृति है, कौन सी बंद है, कौन सी सरल और बंद दोनों है, और कौन सी अवतल और कौन सी उत्तल आकृति है। तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर पे चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। तो जैसा कि सरल आकृति क्या होता है? कोई भी ऐसा आकृति जो खुद को कहीं भी नहीं कट करे, ठीक है, यानी पार करता हुआ ना जाए, वो सरल आकृति होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आकृति कहीं भी एक अपने को नहीं काट रहा, स्वयं को नहीं काट रहा है, खुद को नहीं काट रहा है, इसलिए ये सरल होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा? सरल हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये हर तरफ से बंद है, कहीं भी खुला हुआ नहीं है, यानी कि ये बंद आकृति भी हो गया साथ ही साथ। ठीक है, यानी कि ये दोनों तरह का आकृति हो गया। अब पूछ रहा उत्तल और अवतल। ठीक है, तो सरल और बंद तो हो गया, और उत्तल और अवतल आकृति क्या होता है तो ये आप अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो उत्तल और अवतल आकृति में होता क्या है? तो जो उत्तल आकृति होता है वैसा बंद आकृति होता है जिसके विकर्ण जो होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। जैसे इसमें आप देखिए,
ठीक है। इस फिगर में ये एक सरल, ये क्या है, एक सरल आकृति है क्योंकि ये कहीं भी खुद को नहीं काट रहा है, साथ ही साथ ये बंद आकृति भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ये उत्तल आकृति। अब उत्तल आकृति क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, 1 2 3 4, ये एक चतुर्भुज है। ये क्या है, चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 साइड है, और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनते हैं। तो पहला विकर्ण तो आपका ये हो गया, इस शीर्ष को हम इस शीर्ष से मिला देंगे तो पहला विकर्ण आपका तैयार हो गया, ठीक है। अब देख ली, तो ये आपका क्या हो गया, पहला विकर्ण हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा विकर्ण कहाँ होगा, तो इस शीर्ष को हम इससे नहीं मिला सकते, इस शीर्ष को इससे नहीं मिला सकते हैं, तो इसको इससे मिलाना होगा ना। यानी आप यहाँ पे देखिए इसका जो दूसरा विकर्ण है वो इस फिगर के बाहर बन रहा है, और यही रीजन है कि ये क्या है, एक उत्तल आकृति है, ठीक है। यानी वैसा आकृति जिसका विकर्ण बाहर की ओर बनता है वो उत्तल आकृति होता है। अब चले आइए इस पे कि क्या ये उत्तल है या अवतल है। तो इस फिगर में इसके सभी विकर्ण क्या हो रहे हैं, अंदर की ओर बन रहे हैं। इसके जितने विकर्ण है, ये एक पंचभुज है क्योंकि इसमें 5 भुजा है, और इसके सभी विकर्ण चूंकि अंदर की ओर बन रहे हैं इसीलिए क्या है, ये एक अवतल आकृति है। यानी कि ये जो फिगर है पहला वाला, ये आपका सरल आकृति भी है, बंद आकृति भी है, और अवतल आकृति भी है। अब इसमें आ जाइए, तो ये भी एक सरल आकृति क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे का खुद को नहीं काट रहा है, यानी कि एक सरल आकृति है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक है। अब खुला होने के कारण ये बंद आकृति तो होगा नहीं, ठीक है। और उत्तल और अवतल होने के लिए बंद होना बहुत ज़रूरी है। खुली आकृति में हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि ये सरल आकृति, ये अवतल है या उत्तल, इसीलिए ये सिर्फ सरल आकृति होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर के फिगर पे। तो तीसरा नंबर का जो फिगर आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी ये सरल आकृति नहीं हुआ। जब ये सरल आकृति ही नहीं हुआ तो बंद और उत्तल अवतल का बात ही नहीं करेंगे, यानी कि ये नॉर्मल एक आकृति है, ना ये सरल आकृति है ना ये बंद आकृति है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। यानी आपको यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसका सबसे पहले तो आपको नाम बताना है कि इस फिगर का नाम क्या होगा, और साथ ही साथ इसका विकर्ण खींचकर बतलाना है कि विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग नामकरण करते हैं, किसका नाम होगा कैसे। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी बहुभुज है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब उनके भुजाओं के आधार पर उनका नाम रखा गया है। यानी जितना भुजा होता है उसी के अनुसार उसका नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें भुजा क्या है, काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, पांचवा भुजा और ये छठा भुजा। यानी कि इसमें चूंकि 6 भुजा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा षटभुज। क्या होगा, षटभुज। बहुत जगह इसको षष्ठभुज भी बोला जाता है, बट षटभुज ही इसको बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन, ठीक है। इंग्लिश में इसको हेक्सागोन कहते हैं। हेक्स का मतलब इंग्लिश में 6 होता है, तो इसलिए इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोन बोलते हैं। तो अब इसका खींचना है विकर्ण। विकर्ण कैसे खींचेंगे, तो नॉर्मली इसमें जितने भी शीर्ष हैं, शीर्ष कहने का मतलब बिंदु 1 2 3 4 5 6, इसको अपोजिट शीर्ष से मिलाना रहता है। जैसे अब मान लीजिए इसके सामने हमारा ये है तो इसको मिला दिए, तो ये आपका बन गया पहला, ठीक है। फिर अगर इसको हम इससे मिलाते हैं तो ये आपका बन गया दूसरा, ठीक है। और फिर अगर इसी को इससे मिलाते हैं तो ये हो गया आपका तीसरा विकर्ण, ठीक है। अब इस बिंदु को हम लोग लेते हैं और इससे भी मिलाते हैं। तो इस बिंदु को अगर आप यहाँ तक ले गए तो आपका एक और बन गया, चौथा हो गया। फिर इसको इससे भी मिला सकते हैं, ये आपका पांचवा हो गया। फिर इसको इससे मिला सकते हैं, ये आपका हो गया छठा, ठीक है। तो अभी तक हमने 6 विकर्ण खींचा है, ठीक है। इसको हम एरो दे देते हैं ताकि आपको ये याद रहे, एरो के अनुसार आप गिन सकते हैं। तो इससे ये बना, इससे हमारा पहला ये बना, दूसरा ये बना, इससे तीसरा ये बना। अब हम लोग इस शीर्ष को लेंगे, तो इस शीर्ष से इस शीर्ष को हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 3 6 1 7, ये 7वां विकर्ण हो गया। फिर इसको अगर आप इससे मिलाते हैं, चलिए ये, तो ये आपका हो गया 8वां, ठीक है। अब
ये तो इससे ऑलरेडी पहले हो चुका तो ये होगा नहीं। अब इसको देख लेते हैं, इससे ये मिला हुआ, इससे ये मिला हुआ है, अब इससे इसको मिला सकते हैं, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। इसके बाद और भी कोई विकर्ण नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे विकर्णों का संख्या कितना हो गया 9, यानी कि आप लिख सकते हैं विकर्ण का संख्या कितना 9। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही करना था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको विकर्ण बनाने के बाद गिनती करने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो नॉर्मली आप नाम लिख कर उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ABCDEFG तक यहाँ पे कर लेते तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते थे A को B से मिला या C को मिला, इस तरह से यहाँ पे नाम लिख कर भी आप विकर्ण की संख्या को आसानी से याद कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा, क्योंकि इसमें चूंकि ड्राइंग बनाना है, गाड़ी बनाना है, जो कि मैं इतना अच्छा तो पेंटर नहीं हूँ कि बना सकूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, आप क्वेश्चन को देखिए और इसे समझिए। तो क्वेश्चन है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितने बहिर्भाग में है। यानी कि आपको इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस प्रकार का आपको एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कुछ कार इसमें और कुछ बाहर है। तो इसके अंदर जो कार, मान लीजिए मैं उसको एक गोल आकृति से डिनोट करता हूँ, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और कुछ इसके बाहर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में आपको बतलाना ये है कि कितने कार बहुभुज के अंदर है, बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग है। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुभुज के अंदर कितना है, टोटल काउंट कर लीजिए, टोटल कितना है 5 है। ठीक है, और बहुभुज के बाहर 1 2 3 3 है। तो बस आपको काउंट करके इसमें लिख देना है कि अभ्यंतर भाग में कितनी कारें हैं, 5 कारें हैं, या 5 कारें आप लिख सकते हैं, कारें छोड़िए। ठीक है, और बहिर्भाग में कितना है 1 2 3, यानी कि 3 कार है, यानी 3 कार। इसका बस यही आंसर था। तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था जिसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, बस आपको गिन के लिखना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप आराम से इसको देखिए और समझिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के बहुभुज के मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नामों को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। यानी आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है टेबल, जिसमें आपको दिया हुआ है, पहले है त्रिभुज, ठीक है, उसके बाद है पंचभुज, उसके बाद है सप्तभुज, फिर है नवभुज और नेक्स्ट है षटभुज। और इसको क्या दिया हुआ है, इस तरीके से टेबल बना हुआ है। ठीक है, और नीचे में, सबके नीचे में दिया हुआ है कुछ एंगल के मान। ठीक है, तो त्रिभुज के नीचे है 900 डिग्री, फिर इसके नीचे है 1260 डिग्री, इसके नीचे है 180 डिग्री, इसके नीचे है 720 डिग्री और यहाँ है 540 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मिलाकर इसमें लिखना है कि कौन से बहुभुज का माप आपका ये होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको सिंपली एक फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला क्या है, तो सिंपल फार्मूला है अंतः कोणों का माप का योग बराबर क्या होता है 2n-2 इंटू 90 डिग्री। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, यानी n बराबर हमारा हो गया 3। तो ये फार्मूला जब आप लगाएंगे तो 2 गुने, ठीक है, 2 गुने क्या हो जाएगा 3 - 2 गुने 90 डिग्री, यानी कि 2 गुने घट के ये 1 आएगा इंटू 90 डिग्री, 2 एकम 2 और 90 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का माप 180 होता है। आप इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, फिर उसी प्रकार अगर हम लोग पंचभुज में बढ़ते हैं तो पंचभुज में
5 भाई यानी n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, इस फॉर्मूला पे जब आपको इसको पुट करेंगे तो आएगा 2 गुने 5 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको जब करेंगे 2 गुने 5 में से 2 गया बचा 3 गुने 90, तो 3 दूना होता है 6 गुने 90 और 9 छक 54 यानी कि 540 डिग्री। तो 540 पंचभुज का क्या हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं सप्तभुज का, तो सप्तभुज में कितना भुजा होता है 7 भुजा होता है। सप्त मतलब होता है 7, तो 7 भुजा यानी n बराबर हमारा हो जाएगा 7। तो फॉर्मूला पे रखिए 2 गुने 7 माइनस 2 गुने 90 डिग्री। तो 2 गुने 7 में से 2 घटा तो कितना बचा 5 गुने 90, तो 5 दूना होता है 10 गुने 90 डिग्री। तो 9 एकम 9, 2 जीरो उतर गया यानी कि 900, यानी सप्तभुज का 900 आएगा, यानी इसका हो जाएगा इधर। अब आया लास्ट नवभुज, नवभुज और षटभुज। ठीक है, तो नवभुज में कितना होता है, नवभुज में n बराबर हमारा हो जाएगा 9। फॉर्मूला पे पुट कीजिए 2 गुने 9 माइनस 2 गुने 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुने 9 में से 2 घटेगा बचेगा 7 गुने 90 डिग्री। 7 दूना होता है 14 गुने 90 डिग्री। अब 14 को 9 बार में पढ़िए, 14 नमा कितना होता है 126। अब इसका 1 जीरो उतर जाएगा यानी 1260। तो नवभुज का हो जाएगा आपका ये 1260 डिग्री। षटभुज का एक ही बचा, तो यानी कि ये 720 वाला बच जाएगा, 720 हो जाएगा। इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं फिलहाल फॉर्मूला पे पुट करके। तो n बराबर 6, तो 2 गुने n माइनस 6 यानी कि n माइनस 2 ना, 6 माइनस 2 गुने 90 डिग्री। तो 2 गुने 6 में से 2 गया बच्चा 4 गुने 90 डिग्री। 4 दूना होता है 8, ये 90 डिग्री, 9 8 होता है 72, 1 जीरो बैठ गया यानी 720 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं, नॉर्मली इसमें फार्मूला पढ़कर गुना करना था। तो आई होप आपको ये भी मैथ अच्छे से समझ में आया होगा।